जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने भौतिक विज्ञान के प्रश्नोत्तरी रख रहा हूं, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं। इससे पहले मैं आप लोगों के सामने मोटिवेशन से संबंधित 4 पंक्तियां रख रहा हूं, जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो दिया है कि अच्छे काम करते रहिए, चाहे कोई तारीफ करे या ना करे। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, मगर सूरज फिर भी निकलता है, यही उसकी महानता है। कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको सदैव अच्छे काम करते रहना चाहिए। कोई तारीफ करे या बुराई करे, इससे आपको मतलब नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपका कि पानी का बर्फ बनना। पानी का बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पानी को ठंडा करके बर्फ बनाया जाता है और बर्फ को पुनः पिघला करके उससे पानी बनाया जा सकता है, इसलिए ये आपका भौतिक परिवर्तन है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, पानी में चीनी का घुलना कौन सा परिवर्तन है? तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पानी में जब चीनी घुल जाती है उसके बाद उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए जो है भौतिक परिवर्तन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि पेट्रोल का वाष्पीकरण कौन सा परिवर्तन है? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पेट्रोल को जलाने के बाद वो धुएं के रूप में वायुमंडल में चला जाता है, इसलिए उससे पुनः पेट्रोल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वो आपका रासायनिक परिवर्तन है। पेट्रोल जलने के बाद धुएं के रूप में उड़ गया, इसलिए ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, बिजली का चमकना कौन सा परिवर्तन है? तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। और अगर पूछ लिया जाए कि बल्ब का जलना, तो बल्ब का जलना ये आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बल्ब जलाने के बाद बुझा दिया जाता है और बुझाने के बाद फिर जलने लगता है, तो आपका भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि भोजन का पाचन कौन सा परिवर्तन है? तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि भोजन पचने के बाद वो आपका मल मूत्र की श्रेणी में आ जाता है, इसलिए उसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि माखन का खट्टा होना या मक्खन का खट्टा होना कौन सा परिवर्तन है? तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोमबत्ती का जलना ये भौतिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन है, दोनों परिवर्तन है। अगर पूछ लिया जाता कि मोमबत्ती का पिघलना, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। और अगर पूछ लिया गया है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन ये दोनों परिवर्तन हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, मोमबत्ती का परिवर्तन, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, रासायनिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन वो होता है जैसे लोहे पर जंग लगना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो ये आपका वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, रासायनिक परिवर्तन है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, गिलास का टूटना कौन सा परिवर्तन है? तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो ये आप लोगों को पता है, जिस चीज़ में जंग लग जाती है वो आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण कौन सा परिवर्तन है? तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है?
तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बल्ब जलने के बाद बुझ जाता है, बुझ जाने के बाद फिर जलाया जा सकता है, इसलिए ये आपका भौतिक परिवर्तन है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कागज को जलाने के बाद वो राख में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए उसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। वो नया उत्पाद बनता है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि पतली सुई किस कारण से पानी पर तैरती रहती है? जबकि पतली सुई है, ये किस कारण पानी पर तैरती रहती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण, यानी सरफेस टेंशन के कारण जो है तैरती रहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि विद्युतीय तरंगे किस प्रकार की बनी होती हैं? तो ये फोटॉन की बनी होती हैं विद्युतीय तरंगे। और अगर पूछ लिया जाए कि प्रकाश जो होता है ये आपका किस माध्यम में चलता है, या तो ये आपका जो है कणकीय, मतलब फोटॉन की तरह चलता है, कणकीय माध्यम में आपका विद्युत का प्रकाश चलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, एक्सरे की खोज, एक्सरे किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी रॉन्जन के द्वारा की गई थी एक्स-रे किरणों की खोज। कहीं कहीं पर रॉन्टंजन लिखा होता है, तो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि गामा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बेकुरल। इनका पूरा नाम है हेनरी बेकुरल, जिन्होंने गामा किरणों की खोज की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, पेराबैंगनी किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी रिटर नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि हम कितने आवर्त की ध्वनि सुन सकते हैं, यानी मानव जो होता है वो कितनी ध्वनि को सुन सकता है? तो वो सुन सकता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है। और अगर पूछ रहा है कि 20,000 की ऊपर से ध्वनि कौन सुन सकता है, तो आपका चमगादड़ वगैरह ये सब सुन सकते हैं। 20,000 के ऊपर की ध्वनि आपका पक्षी जो चमगादड़ है वो सुन सकता है। और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक मैक्सिमम समय है, मिनिमम ये ध्वनि जो है मनुष्य सुन सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ये आपकी होती है ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ये आपकी होती है ठोस में। फिर क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि ठोस पदार्थ में ध्वनि की चाल कितनी होती है? यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो होती है ठोस में। अब पूछ रहा है कि ठोस में कितनी होती है? तो होती है 5130 मीटर प्रति सेकंड, या 5130 मीटर प्रति सेकंड जो है ठोस पदार्थ में ध्वनि की चाल होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है कि ध्वनि की चाल में दाब घटाने या बढ़ाने पर क्या परिवर्तन होता है? तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये अपरिवर्तित रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है कि ध्वनि की चाल में ताप बढ़ाने पर क्या परिवर्तन होगा? तो ध्वनि की चाल में अगर ताप बढ़ा दिया जाता है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है कि प्रतिध्वनि को सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 17 मीटर, या इसको जो है 51 फीट या 52 फीट भी मान सकते हैं। ये मैक्सिमम दूरी जो है होनी चाहिए 17 फीट, या इसको जो है 51 से 52 फीट भी मान सकते हो, इसकी दूरी होनी चाहिए।
फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 28 कि हमारे कानों पर ध्वनि का प्रभाव कितनी देर तक रहता है। तो ये मात्र 1/10 सेकेंड, 1/10वां भाग जो है सेकेंड, ये हमारे कानों पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। उसके बाद फिर बराबर ही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। फिर क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है कि परम शून्य ताप कितना होता है। तो ये आपका परम शून्य ताप जो होता है ये होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, जल अत्यधिक कब होता है। तो जल का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के पानी को गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर पानी को गर्म करने पर जो है पानी का आयतन घट जाएगा, क्योंकि वो भाप के रूप में उड़ने लगता है, इसलिए जो है घट जाता है, तो घटेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। तो प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर कहीं रह गया है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन ज़रूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है। तो ये लगता है 8 मिनट 19 सेकेंड, यह सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक परावर्तित प्रकाश को आने में कितना समय लगता है। तो ये लगता है चंद्रमा को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है कि किस रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है। तो ये होता है आपका बैंगनी रंग का प्रकाश विकिरण सबसे अधिक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है कि किस रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे कम होता है। तो ये आपका होता है लाल रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे कम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है कि आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है। तो ये आपका प्रकाश का नीला रंग प्रकाश के विकिरण के कारण दिखाई देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है कि गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है। जो गाड़ी होती है उसमें जो आपका शीशा लगा होता है दर्पण, तो किसका लगा होता है। तो वो लगा होता है हेडलाइट, वो आपका अवतल दर्पण लगा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है कि गाड़ी के पीछे के दृश्यों को देखने के लिए किस दर्पण का शीशा लगा होता है। ये आपका वही जो पीछे की साइड देखने वाला शीशा होता है गाड़ियों में लगा होता है, वो पूछा गया है। तो वो होता है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है कि हीरे का चमकना किस प्रकार का परावर्तन है। तो ये आपका है पूर्ण परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, या इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, यानी TIR इसे भी कहा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है कि प्रिज्म में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो ये होता है आपका बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है कि प्रिज्म में किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। तो ये आपका होता है लाल रंग का, प्रिज्म में विक्षेपण सबसे कम लाल रंग का होता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो ये आपके होते हैं, ये 3 कलर हैं, लाल, हरा, नीला, या इसे हम शॉर्टकट भी कह सकते हैं, रेड, आर से हो गया रेड यानी लाल, और हरा को ग्रीन यानी जी, और नीला को ब्लू यानी RGB भी इसको कहा जाता है, RGB यानी ब्लू। फिर क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है कि स्पष्ट दृश्य से न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ मनुष्य की न्यूनतम दूरी यानी दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपका है अवतल लेंस, जो कि निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है कि दूर दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो है आपका उत्तल लेंस। वहाँ पर निकट पूछा गया था और यहाँ पर दूर दृष्टि दोष। तो आपका निकट के लिए आपका होगा उत्तल और दूर के लिए होगा अवतल। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो आप लोग देख लीजिए। अगर पूछ लिए निकट, तो इसका निकट से हो गया ए यानी अवतल, और दूर पूछ लिया तो दूर का हो गया यू, तो इसको यू है यहाँ पर। यानी इससे आप लोग समझ सकते हैं कि NADU यानी निकट, अवतल और DU उत्तल, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए आपको 2 फोक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु होती है। तो ये आपका सबसे अच्छी धातु होती है चालक। जो चालक होते हैं वो होते हैं चांदी। विद्युत की सबसे अच्छी चालक जो है चांदी होती है। और फिर उसके बाद आपका तांबा आता है, उसके बाद आपका तांबा आता है जिसे हम कॉपर कहते हैं, कॉपर, और उसके बाद एल्युमिनियम आता है, ये Cu हो गया, और उसके बाद एल्युमिनियम आता है। ये 3 जो है आपके विद्युत के चालक के स्रोत हैं, और उसमें से आपका सबसे अच्छा यानी जो बेटर है वो आपका चांदी है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल रामपुर स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने लाइक न किया हो लाइक कर देना, और शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।